हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े हैं, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। पहला ये क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको एरर वाला पार्ट जो छांटना है। देखिए, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है? थोड़ा दिमाग को जल्दी जल्दी लगाएंगे तो जल्दी आप सीख जाएंगे। देखिए, इसमें गलती ये है, इसका मतलब है कि भारत को 1947 में आजादी मिली। कभी भी अगर पास्ट की अगर कोई भी बात की जा रही है तो पास्ट में हमेशा हम क्या यूज करते हैं बताओ? पहले तो हैज आएगा नहीं, क्योंकि हैज प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, लेकिन आजादी हमको पास्ट में मिली थी, 1947 में मिली थी ना पास्ट में, जबकि हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट को शो करता है। पास्ट में मिली है तो बताओ प्रेजेंट कैसे हो सकता है? इसलिए ए वाले में यहाँ पर गलती है, तो यहाँ पर हैज को हटा दो, सिर्फ गॉट चल जाएगा। इसका मतलब भारत को 1947 के अंदर आजादी मिल चुकी थी। आगे देखिएगा, एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है? जो भी ग्रामर के बेसिक पॉइंट है उन्हीं के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं मैं, फालतू की न तो मैं इनका कोई मीनिंग बता रहा, जो चीज यूजलेस है उनको बताना ही नहीं है, ठीक है ना? जो मेन है उनको मैं यहाँ पर आपका माइंड का फोकस सेट कर रहा हूँ। सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है यार? देखो बहुत सिंपल है। आगे देखो कंपैरिजन की बात की जा रही है, जब भी कभी देना आ जाए तो इसका मतलब है आगे कंपैरिजन होगा। बताओ, यहाँ पर जो मच होता है वो ये तो पॉजिटिव डिग्री है, जब यहाँ पर आगे देन यूज हो रहा है तो इसका मतलब मच नहीं आना चाहिए, मच का क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। तो मच का कंपैरेटिव क्या होता है बताओ? मोर। और सुपरलेटिव क्या होता है? मोस्ट। अगर यहाँ पर मान लो दा आता, क्या आता? दा, तब हम यहाँ पर क्या यूज करते? मोस्ट यूज करते। लेकिन यहाँ पर देन आ रहा है, कंपैरेटिव आ रहा है, तो कंपैरिजन के लिए हम हमेशा आगे की जो डिग्री है वो भी हम कंपैरिजन वाली यूज करेंगे। तो मच ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोर। तो यहाँ पर जो गलती है वो कौन से पार्ट में बताइए? सी वाले पार्ट में। आगे देखिएगा, सी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004। सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है? और सिंस फॉर की जो यूज है वो आप रट्टा मार के याद कर लेना, अगर नहीं आते आपको कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में लिख देना, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। सिंस फॉर का यूज हर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। सोचो इसमें क्या गलती है? देखो, कभी भी अगर सिंस फॉर और ये आगे अगर टाइम दे रखा हो, कभी भी ये पहचानने का तरीका होता है। मैं देखो इसका कोई हिंदी मीनिंग कर रहा हूँ क्या? नहीं, मुझे ग्रामर के कॉन्सेप्ट याद है तो इसलिए मैं उनका वहां फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सिंस फॉर और टाइम दे रखा है। जब भी कभी सिंस फॉर टाइम दे रखा होता है तो आपको ना कभी इज नहीं यूज करना होता, इज आर एम नहीं आता, उसमें आता है हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी। तो यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज को हटाओ यहाँ, और यहाँ पर हम कर देंगे हैज बीन। तो क्या हो जाएगा? सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004। ठीक है ना? तो यहाँ पर सिंस फॉर टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर याद रखना कभी भी इजारे बॉजबर वाला अगर ऑप्शन दे रखा है तो मतलब वो गलत है, वहां पर हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इजारे बॉजबर नहीं आएगा। अगर ऐसा कुछ दे देखो, इस तरह के सेंटेंस में सिर्फ दो जगह एरर होती हैं, या तो यहाँ सिंस फॉर की जगह पर वो एरर दे देगा, या फिर यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब भरवाने आती है टेंस के अकॉर्डिंग वो गलती करेगा। सिर्फ ऐसे सेंटेंस पे कभी सिंस फॉर वाला आ जाए तो आपको सिर्फ दो जगह ही अपना जो दृष्टि है वहां पर पहुंचाना है। आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, कैन आई। सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है? ये क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन है, बताओ क्या गलती हो सकती है इसमें? लगाओ माइंड जल्दी से यार, इतना टाइम नहीं है। देखो, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन टैग है। देखो क्वेश्चन टैग की पहचान, यहाँ पर एक कॉमा होता है और यहाँ पर लास्ट में आपको क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव साइन मिलेगा, ये क्वेश्चन टैग की पहचान होता है। अब यहाँ पर आप ये सोचिए, मैंने क्या बोला था? अगर आपको इस कॉमा से पहले वाला हिस्सा अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव, यानी कि उसमें जो नॉट आएगा वो शॉर्ट में आएगा। तो सोचो, बताओ क्या यहाँ पर कैन आई, क्या इसमें नॉट आ रहा है? नहीं आ रहा, जबकि होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए कैंट आई, जबकि क्योंकि नॉट हम शॉर्ट में ऐड कर देते हैं। तो ये बात आप याद रखो, अगर आगे वाला हिस्सा पॉजिटिव है तो जो लास्ट का जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें नॉट आएगा ही आएगा, ये उल्टा होता है एक तरह से। तो गलती किसमें बताओ? शी वाले। अगर यहाँ पर नॉट होता तो फिर एकदम सही है, यानी आगे नॉट है तो पीछे नॉट नहीं आएगा,
अगर आगे नॉट नहीं है तो पीछे नॉट आएगा, बस यहीं पर ये गलती होती है इसमें, क्वेश्चन टैग हमेशा यहीं से बनता है। आगे देखिएगा, आई एम टायर्ड सो आई विल ले डाउन एंड टेक रेस्ट। बताओ, देखो यहां पर इसका मैं थका हुआ हूं, मैं नीचे बिछाऊंगा फिर टेक रेस्ट यानी रेस्ट करूंगा, ये थोड़ा यहाँ पर सही नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या ले नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लाई होना चाहिए। देखो ले का मतलब होता है बिछाना, ठीक है, और लाई का मतलब होता है एक तरह से लेटना, तो यहाँ पर ठीक है लाई डाउन यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाले में एरर है। आगे देखो, इफ हर ग्रैंडफादर वुड हैव लिव्ड 3 months डे एंड ही वुड हैव बीन 100 years old, सोचो उसमें क्या गलती हो सकती है। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बता रखी है, नीचे लिंक दे रखी ना आपको, 5-6 जो पेपर की जो लिंक दे रखी है उनको आप तो फंसने का वो तो खैर आ ही जाता है, पेपर कहाँ जाएगा कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट होते हैं, बट उन सबको आप समझ लेना। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है यार, ये होता है कि देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, बताता हूँ। इफ के साथ क्या आएगा, हेड थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, तो जो आगे वाला जो सेंटेंस बनेगा वो वुड हैव थर्ड फॉर्म में बनता है। किस में बनता है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। एक बात सोचो, यहाँ पर जो ये बन रहा है ये वुड हैव थर्ड फॉर्म में तो बन रहा है, लेकिन क्या ये जो आगे वाला पहले वाला सेंटेंस है क्या वो हेड थर्ड फॉर्म में है, नहीं, ये तो वुड हैव में है, तो वुड हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हेड और थर्ड फॉर्म। तो इसलिए गलती किसमें, बी वाले पार्ट में गलती है। याद रखना, इफ के साथ हेड थर्ड फॉर्म होता है और आगे वाला टेंस जो बनता है वो वुड हैव थर्ड फॉर्म में, तो आगे वाला तो वुड हैव थर्ड फॉर्म में दे रखा है, लेकिन उससे पहले वाला नहीं दे रखा है हेड थर्ड फॉर्म में, तो उसे अपन को करना पड़ेगा। क्लियर है ना। चलो अब जल्दी से फटाफट इस पर आ जाओ। देखो ये आपको भरना है, सी थैंक्ड विशाल एज शी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम डैश हिज हेल्प। अब सोचो इसमें क्या आ जाएगा, देखो ऑन टाइम के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद, यानी कि उसकी सहायता के साथ साथ, ठीक है, शी थैंक्ड विशाल, उसने विशाल का धन्यवाद दिया, क्योंकि शी कुड रीच द स्टेशन, क्योंकि वो स्टेशन पहुंच चुकी थी टाइम पर, ठीक है, उसकी हेल्प के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा, याद कर लो आप। आगे देखो, माई डैश ब्रदर इज कॉल्ड अरहान, मेरा जो बड़ा भाई है वो अरहान है, तो सोचो इसमें क्या आएगा, बड़े भाई को क्या बोलते हैं, बोलो, एल्डर बोलते नहीं, एल्डर बोलते हैं, माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पर एल्डर आएगा ना कि ओल्डर, ओल्डर नहीं आएगा, ओल्डर के अंदर आपका खून का रिश्ता नहीं होता है, एल्डर के अंदर होता है, तो यहाँ पर देखो आप बोल रहे हैं ना मेरा बड़ा भाई है जो अरहान है, तो आपका खून के रिश्ते की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्डर आ जाएगा। आप सोचेंगे सर ओल्डेस्ट क्यों नहीं आया, ओल्डेस्ट क्यों आएगा भैया, EST आ रहा है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर डिग्री का कोई प्रयोग ही नहीं हो रहा, ना तो सीनियर ना ओल्डर। आगे देखो, द लॉयर हैज प्लेंटी ऑफ डैश, सोचो इसमें क्या आ सकता है, क्या जो लॉयर होता है बहुत सारे उसके पास क्रिमिनल्स होते हैं, क्या बायर्स होते हैं, क्या कस्टमर्स होते हैं, नहीं, गलत बात है। देखो हमेशा लॉयर के पास हमेशा क्लाइंट होते हैं, जो वकील होता है ना उसके पास हमेशा क्लाइंट होते हैं, ना कि उसके पास खरीदने वाले कस्टमर थोड़ी हैं, कि वहां पर जाकर के है ना वकील के पास जाकर के आप बोलो कि भैया मुझे ऐसा करो 1 किलो चीनी दे दो, है ना 1 किलो टिंडे विंडी दे दो, तो ये सब गलत बात है ना, वो कस्टमर थोड़ी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा। तो याद रखना कभी भी अगर वकील से संबंधित कोई भी बात चलती है तो वहां पर हम क्लाइंट जाते हैं। आगे देखो, आई हैव ब्रॉट दैट बुक, यानी मैंने किताब को खरीद लिया है, इट्स रवि सैड assertively to all the boys present। सोचो इसमें क्या आ सकता है, माइन मी माई माई सेल्फ, बहुत नजदीकी मामला है, क्लोज मामला क्या आ सकता है, सोचो, चलो मैं तो बता ही दूंगा। देखो यहाँ पर जो गलती है ना, मतलब गलती क्या है, यहाँ पर जो आएगा वो माइन आएगा, क्या आ जाएगा, माइन आएगा, मतलब इट्स माइन का मतलब होता है ये मेरी है। आप सोचेंगे सर जी राम सर आप भूल गए क्या, सर यहाँ तो माई होता है, माई का मतलब सर मेरा होता है, इट्स माई ये मेरा है, मेरे दोस्त वो गलत है। देखो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको, कभी भी माई अकेला नहीं आता, ठीक है, अगर आप यहाँ माई लगा दोगे तो ये बताओ ये तो अकेला हो जाएगा, तो माई योर हिज जितने भी पजेसिव होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं आते, लेकिन मान लो अगर अकेली जगह आ रही है उसमें हमें फिल करना है, तो माई की जगह पर क्या आ जाता है, माइन आ जाता है, क्या आ जाता है, माइन, तो माइन हमेशा अकेला आता है। तो देखो यहाँ पर इट्स ये अकेला है, यहाँ पर कोई नहीं सब खाला है, तो सब खाली तो मतलब माइन आ जाएगा, माई हमेशा किसी न किसी के साथ आता है, ठीक है ना। यहाँ पर वो करेगा मैंने किताब खरीद ली है, तो इट्स माइन ये मेरी है, माई सेल्फ मेरी ना, ये तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं ना, इसलिए क्या आ जाएगा, माइन आ जाएगा। आगे देखो, द प्रोजेक्ट इज गुड, ये देखो आपको मैं बता देता हूं, इसमें थोड़ा ध्यान लगाना, द प्रोजेक्ट इज गुड बट देयर इज डैश मिसिंग टू मेक इट एन एक्सीलेंट वर्क द इंजीनियर कंप्लीट। अरे हाँ एक बात और याद रखना, इंजीनियर की स्पेलिंग याद कर लेना भाई, पूछी गई थी 3-4 ऑप्शन आए थे, उनमें से इंजीनियर की स्पेलिंग बताना था, ठीक है।
तो यहाँ पर उसमें एरर था, यहाँ पर ए दे रखा था, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, डबल ही आता है। देखो द प्रोजेक्ट इज गुड, यानी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा है, बट देयर इज डैश मिसिंग टू मेक इट एन एक्सलेंट वर्क। सोचो इसमें क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिस हो गया उसमें से। तो देखो कुछ मिस हो गया मतलब समथिंग आ जाएगा। बताओ एनीथिंग आ सकता है क्या? नहीं। आप सोचेंगे सर एनीथिंग क्यों नहीं आ सकता? देखो हमेशा याद रखना, अगर नॉट आ रहा है ना तभी एनी चलता है, अगर नॉट नहीं दे रखा है तो एनी नहीं आएगा। बताओ क्या इसमें नॉट आ रहा है? नहीं आ रहा, तो एनी भी नहीं आएगा। गलत। नथिंग आएगा? नहीं, देयर इज नथिंग मिसिंग, मतलब कुछ छूटा ही नहीं है। तो बताओ एक्सीलेंट वर्क कैसे हो जाएगा? मतलब कुछ ना कुछ तो छूट गया है, तो यहाँ हो जाएगा समथिंग। एवरीथिंग का तो कोई मतलब नहीं है, देयर इज एवरीथिंग मिसिंग। यार बताओ प्रोजेक्ट फिर अच्छा कैसे हो जाएगा अगर सारा का सारा मिसिंग हो जाएगा? तो एवरीथिंग यहाँ पर नहीं आ सकता। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट में बताना मुझे। मैंने लिखा कि आई हैव डैश, ऑप्शन दे देता हूँ 1 2 3 4, मतलब इसमें भरना है समथिंग, नथिंग या फिर एनीथिंग, या फिर इसमें नॉट आएगा। सुन लिया ना, समझ गया ना? समथिंग आएगा, नथिंग आएगा, एनीथिंग आएगा, या फिर इसमें नॉट आएगा। आई हैव के बाद एक खाली जगह सोच के और मुझे कमेंट में बताना अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा देखो एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, ध्यान रख लेना। देखो संबंध, संबंध मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या फिर आप बताना नहीं चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि कोई आ रहा है, मम्मी कोई आ रहा है, आप बताना नहीं चाह रहे हैं कि मोहित है या फिर जो भी है, तो आप बोलेंगे समवन इज कमिंग, यस और नो। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप बताना नहीं चाहते हैं कहां पर, कोई प्लेस जहां पर आप जाना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे मम्मी आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूं। तो अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और प्लेस को नहीं बता रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, तो आप समवेयर का यूज करें, ठीक है। और संबंध का मतलब कोई व्यक्ति। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं ये बोलता हूं समथिंग, समथिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसे आप नहीं बताना चाहते। मैंने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, आई हैव समथिंग टू गिव यू, कुछ देने के लिए कुछ है। अब आप बताना नहीं चाहते, गिफ्ट है या कुछ और सरप्राइजिंग आइटम है, बताना नहीं चाहते तो समथिंग यूज करेंगे। देखो थिंग माने कोई चीज होती है, संबंध का वन का मतलब होता है कोई पर्सन, चाहे वो शी हो चाहे वो ही हो, चाहे वो लड़का हो सकता है चाहे लड़की हो सकती है। समवेयर का मतलब किसी जगह की बात कर रहे हैं जिस जगह के बारे में आप नहीं एग्जैक्टली बताना चाहते। समझ में आ गया? तो देखो कुछ गलती मत कर देना यार, सारा कॉन्सेप्ट मैं समझाते जा रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखो ये वर्ड पावर है, अब जितना मुझे पता है उतना मैं बता दूंगा, ठीक है, बाकी मैं तुम्हारे को छोड़ दूंगा। देखो चलो ये सिंपल सिंपल है। फॉर्टिट्यूड, इसमें बताओ, यहाँ पर देखो वो सिनोनिम बताना, बेस्ट एक्सप्रेशन बताना आपको, सिनोनिम इसका सिनोनियम क्या होगा बताओ। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति में एकदम साहस और धैर्य। जैसे मान लीजिए आपका आप कहीं जा रहे हैं जंगल में और वहां पर टेररिस्ट आ गए, उस परिस्थिति में आपके धैर्य का परिचय होगा, तो वो क्या हो जाएगा? फोर्टिट्यूड हो जाएगा। तो बताओ इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बताओ? करेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेज। इसका हमको थोड़ा सेम मीनिंग छांटना है, ठीक है ना, आपके साहस की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसलिए। जबकि देखो प्रूडेंस, प्रूडेंस के बारे में पता होगा, यानी आपके अंदर जो टैलेंट है, बुद्धिमत्ता, आपकी जो माइंड के जो रीजनिंग है वो कितनी अच्छी है, कितनी फास्ट है, उससे बोलते हैं प्रूडेंस। एक कोचिंग का भी नाम सुना होगा अपने, प्रूडेंस कोचिंग, आई थिंक वो सर का मुझे ये नाम याद नहीं है, शायद दिल्ली वाले सर है वो, तो प्रूडेंस उनकी कोचिंग है, ठीक है, दिल्ली में भी है। तो देखो प्रूडेंस का मतलब जो रीजनिंग टाइप से आपका माइंड बहुत शार्प हो, उसे बोलते हैं। और सिंसियरिटी का तो मतलब पता ही होगा आपको, ईमानदारी है ना, सिंसियरिटी है, बहुत अच्छी है सिंसियरिटी। और सपोर्ट का मतलब तो पता ही यार, सपोर्ट मिलता है। आगे देखो, आगे देखिए एम्प्लाई। अच्छा एम्प्लाई का मतलब क्या होता है? ये ऐसा करना, एम्प्लाई का मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं याद है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताना इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, आई हैव डैश वाला और एक वाला, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। आगे देखो विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब ये भी नॉर्मल, विजिलेंट का मतलब क्या होता है? वॉचफुल, जो एकदम सचेत होता है, ठीक है ना। आपकी नाइट में ड्यूटी लगेगी, मान लीजिए आप एसएससी जीडी में जा रहे हैं या फिर नेवी, मान लो नेवी में आप जा रहे हैं ना, जब आपकी शिप पर ड्यूटी लगेगी नाइट में, आप चाहे ऐसे सारों फिर भी आप एक ऑफिशियल रैंक पर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? आपकी जिम्मेदारी होती है, आपके अंडर में भी काम करने वाले बहुत होते हैं, तो वहां पर क्या लगेगा आपका नाइट में? क्या? वॉच कीपिंग, यानी कि आपका वॉच लगेगी, नाइट में आपका रहता है, जिम्मेदारी रहती है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपको एकदम क्या हो जाएगा? सचेत रहेंगे आप, एकदम विजिलेंट रहेंगे, एकदम वॉचफुल रहेंगे, चारों तरफ सचेत, कौन किधर से आ रहा है, किधर से शिप आ रहा है, कोई अदर विदेश से अगर कोई शिप आ रहा है, या फिर हमारी जो भी कोस्ट एरिया आपको जो दे रखा है उसमें सारा कुछ देखना होता है आपके। मान लीजिए जैसे मान लो ये आपका शिप है और ये आपका प्रोपेलर है, तो ये पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड है, तो यहाँ पर ये सारी यहाँ पर आपको रडार सिस्टम दिया होता है, और रडार सिस्टम में ये बताया जाता है कौन कितना दूर है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी, अच्छा एक चलो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी हल्की जानकारी देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये खैर मान लो ये आपका शिप है, ठीक है, ये प्रोपेलर है।
अब क्या होता है यहाँ पर एक रडार सिस्टम होता है। अब रडार सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका शिप यहाँ पर है और इस ये क्या होता है कि बहुत बड़ा, जैसे मान लो ये आपका शिप है और कोई यहाँ पर अगर छोटा मोटा कोई शिप आ रहा है या फिर बोट आ रही है, तो सबसे बड़ा पता है खतरा कब होता है, यानी कि जब आप नेवी में नौकरी करेंगे तो उस टाइम पर आप देखेंगे और काफी कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि सबसे बड़ा हम सचेत कब होते हैं पता है, यानी अगर कोई बड़ा जहाज आ रहा है तो हमें कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि रडार के अंदर उसका पूरा का पूरा नेविगेशन दिख जाता है कि ये जहाज कहाँ से आ रहा है, कितने जहाज आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है, कौन सी कंपनी का है, तो सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो कोई बोट आ रही है तो बोट क्या होता है, रडार के अंदर दिखता तो है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखेगा, लेकिन उसके बारे में हमें ये नहीं पता चलेगा कि बोट कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, इसका रीजन क्या है और क्या माल वाल लेके जा रही है। तो वो क्या होता है, हमें लगता है कि वो टेररिस्ट की है और वहां पर सीधे जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग। वहां पर सबसे पहले आपको एक वार्निंग देना होता है, वार्निंग अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, वरना आपको स्टूडेंट साइड के एकदम ऑर्डर्स मिले होते हैं। तो वो सारी बहुत चीजें चलो मिलेंगी आपको सीखने के लिए। चलो अभी तो मैंने फिलहाल में बता दिया। विजिलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा, और एम्बिशियस ये तो पता होगा आपको, ये कुछ बड़ा नहीं है। चलो हम आगे बात कर लेते हैं। इसका एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, आपके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। और फीबल का मतलब चलो बताता हूँ। देखो फीबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो कमजोर होती है, बहुत ज्यादा आसानी से टूट जाए, उसे बोलते हैं फीबल, या फिर रिकटी, इनफर्म भी उसे बोल सकते हैं। तो हमें इसका सिनोनिम बताना है तो ये हो जाएगा, इसका इनफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद रखनी पड़ेंगी, अगर याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर देखो बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, तो देखो बेस्ट एक्सप्रेशन में तो फीबल का जो बेस्ट वो हो जाएगा रोबस्ट हो जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है इसका फीबल, और फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा याद रखना। यहाँ से जो 15वां क्वेश्चन चल रहा है ना, वो आपका उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है, यानी कि एंटोनिम चल रहा है। जबकि फीबल का मतलब होता है एकदम कमजोर होता है। यस और नो, फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। तो कमजोर तो देखो रिकटी को भी बोल सकते हैं, वीक को बोलते हैं, इनफर्म को बोल सकते हैं, लेकिन जो रोबस्ट होता है इसका मतलब होता है मजबूत, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एंटोनिम उल्टा चल रहा है 15 से लेकर के आगे। देखो एड्यूल्टरेट, देखो एड्यूल्टरेट का मतलब होता है एकदम है ना, कंटेमिनेट कर देना, यानी दूषित कर देना, किसी पानी वानी को दूषित कर देना। आपने गंदे हाथ अपने पानी से लगा दिए, क्या कर दिया, वो पानी कंटेमिनेट कर दिया, है ना। या फिर एड्यूल्टरेट भी बोल सकते हैं, दूषित करना, गंदा कर देना। आप टेंपल के अंदर गए, बिना अपने हाथ में नहाए धोए और वैसी मूर्तियों को हाथ लगा दिए, तो वो क्या कंटेमिनेट हो गया। तो इसको थोड़ा याद रखनी ना। और वॉश का मतलब प्यूरिफाई, स्टेन, स्टेन का मतलब तो पता होगा यार, स्टेन का मतलब क्या होता है, दाग लगाना। जैसे आपने देखा होगा कुछ आप गंदे चप्पल से चढ़ गए टेंपल के अंदर, और वहां पर जो भी स्टोन्स पत्थर है वो सब गंदे कर दिए, दाग लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा, VAIN। आगे देखो वेन, अच्छा वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है, एक होता है अभिमानी, क्या होता है बताओ। देखो स्टेन का मतलब होता है दाग लगाना, दाग लगाना, और वेन का मतलब क्या होता है, VIN। वेन का मतलब होता है अभिमानी या फिर ईगोटिस्टिक, जिसे बहुत ज्यादा अहंकार हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, यानी जो बहुत विनम्र होता है, हम्बल होता है, ये सबको पता होगा, नम्र उसे बोलते हैं। चलो अब मैं आपको ये ईडियम फ्रेजेस हैं, इन्हें आप याद कर लेना, लिख लेना, लिख करके जल्दी याद हो जाएंगे, बाकी और इनका कोई राज नहीं है। देखो ए क्राई इन वाइल्डरनेस, तो इसका हो जाता अ क्राई इन वेन। आगे देखो टू रॉक द बोट, मतलब बोट की कोई नाव है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसे आप रॉक कर रहे हैं, तो ये उसका क्या हो जाएगा, टू अपसेट द बैलेंस, बैलेंस को अपसेट कर देना। टू बीट द एयर मतलब हवा को पीटना, हवा को मारना, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, मतलब टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस एंड और वेन, जो बेकार है, कोई यूजलेस। बताओ आप हवा को मार सकते हो, पीट सकते हो क्या, नहीं, जो आप एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो सब क्या है, एकदम बेकार है। ठीक है, चलो सी थ्रू का मतलब क्या होता है, सोचो और बताओ इसका। देखो सी थ्रू का मतलब होता है टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर, सत्य नेचर को क्या एकदम है ना डिटेक्ट करना। एक होता है टू गिव एयर्स, एयर्स देना। सोचो इसका क्या हो सकता है, देखो बूस्ट करना, किसी चीज को बूस्ट करना, तो उसे बोलते हैं टू गिव एयर्स। हो गया ना, इसमें कोई, अच्छा देखो चलो ये भी है, चलो बताता हूँ। देखो शी इज माई बेटर हाफ, सोचो इसमें क्या हो सकता है। देखो बेटर हाफ का मीनिंग बता देता हूँ। बेटर हाफ का मतलब होता है वह जिससे किसी की शादी हो गई हो। सी इज माई बेटर हाफ, बेटर हाफ का मतलब हो गया, जैसे मान लो कोई लड़की है ना उसकी शादी हो गई किसी दूसरे लड़के के साथ और आपका उसे चक्कर है, तो ये क्या हो जाएगा, शी इज माई बेटर हाफ। तो देखो ये आपको इंप्रूवमेंट करना है, यानी जो अंडरलाइन दे रखा है, जो अंडरलाइन कर रखा है ना, उसका आपको इंप्रूवमेंट बताना है, यानी कौन सा इन चार ऑप्शन में से अच्छा रहेगा उसकी मीनिंग के लिए। तो बताओ शी इज माई बेटर हाफ, क्या ये सही है, नहीं यार, किसी की कोई लड़की है, किसी की उससे शादी होगी किसी दूसरे लड़के से, और आप उससे अगर सेटिंग कर रहे हैं, तो बताइए ये कहीं गलत, बहुत गलत है यार।
तो गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो बेटर ऑफ की जगह पर आपको कुछ और करना है, सी इज माई वाइफ, ठीक है, वो मेरी वाइफ है। ये देखो यहाँ पर मीनिंग एकदम सेट सही दे रखा है, सी इज माई वाइफ, नहीं वह मेरी वाइफ है। और बेटर ऑफ का मतलब होता है वह मेरी, मतलब उसकी शादी और किसी से हुई है और आपसे कुछ चक्कर चल रहा है, या तो ये हो कि आपसे शादी हो जाए, शी इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी, ये एकदम ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मतलब किसी दूसरे से शादी हो गई और आपकी भी यहाँ पर जुगाड़ चल रही है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखो, द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू ब्राजील इजंट इट। सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है यार, वेरी सिंपल, एक क्वेश्चन टैग का है। यहाँ पर देखो हैज वाली बात की गई है, तो बताओ यहाँ पर हैज ही आना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हैजंट ही। ये गलत क्यों है पता है, क्योंकि इट तो आ नहीं सकता, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो मेल है ना, मतलब ही है, तो ही वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो वर्ब दे रखी ना, हैज हैव डू डज, तो वही वर्ब यहाँ पर आती है, याद रखना। आगे देखो, दे वर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज बर्थडे, यानी उन्होंने उसके बर्थडे के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन। पहली बात तो ये कि यहाँ पर फॉरन ही आएगा, बता दिया मैंने, बहुत रट्टा मार के समझाया था कि कॉन्ग्रेचुलेट में देखो ओ एन आता है, तो याद रखना कॉन्ग्रेचुलेट के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन ऑन आता है। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो हो जाएगा, यानी उन्होंने उसके बर्थडे के लिए क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया। आगे देखिएगा, माई कजन सिस्टर इज अ टीचर, मेरी जो कजन सिस्टर है वो क्या एक टीचर है। तो बताओ यार, एक बात सोचो, कजन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी कजन के अंदर सिस्टर आ जाती है ना, तो बताओ इसका मतलब कजन सिस्टर नहीं, कजन ही कह दीजिए, ठीक है ना। तो चचेरी बहन को, चचेरा भाई को, तो वो एक ही कजन के अंदर ही आ जाता है, सिस्टर और ब्रदर इसके अंदर ही होता है, तो इसका एक्स्ट्रा वर्ड तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया।